फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं सीए मनीष निखाड़े आपको बिजनेस, टैक्सेशन लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस आइडियाज़ इसके बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एनपीए जो बैंक लोन होते हैं उनको, यानी एमएसएमई कैटेगरी में अगर आपका बिज़नेस का जो बिज़नेस लोन है वो अगर आपका एनपीए हुआ है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ है और आपको अगर उसको रिवाइवल करने के लिए यानी बिज़नेस रिवाइवल के लिए लोन चाहिए फिर से, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है जिसे सबऑर्डिनेट डेब्ट ये एक स्कीम बोला जाता है। तो उस स्कीम के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका डेब्ट यानी आपका जो भी लोन प्रीवियस बिज़नेस का लोन है वो अगर एनपीए हो चुका है और अब आपको बिज़नेस चलाने के लिए या फिर कोरोना के सिचुएशन में अभी अगर आपको बिज़नेस फिर से स्टार्ट करना है और आपके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सीजीएसएसडी यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेब्ट ये स्कीम लाई है। तो दोस्तों, ये स्कीम क्या है? ये एक बोन है किसी भी एमएसएमई बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि एनपीए होने के बाद कोई भी नया बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देता नहीं है और बहुत ही मुश्किल से आपका एनपीए से अकाउंट नॉन एनपीए में कन्वर्ट होता है। तो गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये जो सबऑर्डिनेट डेब्ट यानी जो भी लोन देने वाले हैं बैंक्स, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन से ऐसे एमएसएमई हैं जिनको ये लोन मिल सकता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये है कि आप एमएसएमई होने चाहिए। तो एमएसएमई का जो डेफिनेशन है वो हमने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि 1 जुलाई से एमएसएमई का डेफिनेशन बदल गया है। दूसरा एक जो इसमें है कि एमएसएमई का जो पहले उद्योग आधार रहता था एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का, तो अब उद्यम रजिस्ट्रेशन ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, जिसका भी वीडियो इस वीडियो के पहले हमने हमारे चैनल में अपलोड किया है। तो वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एमएसएमई का जो डेफिनेशन अब बदल गया है उसके हिसाब से अब आपको ये सब प्रोसीजर करनी पड़ेगी और फिर आप एलिजिबल एमएसएमई बन जाएंगे। दूसरा इसमें एक कंडीशन है कि बैंक लोन अकाउंट जो है आपका वो 31 मार्च 2018 को डेट आप याद रखिए, 31 मार्च 2018 को आपका जो बैंक लोन ऑलरेडी है जो है एनपीए अब बन चुका है, वो 31 मार्च 2018 को आपका स्टैंडर्ड एसेट होना चाहिए, यानी एनपीए नहीं होना चाहिए। तो 2018 के मार्च एंडिंग को आपका जो लोन था वो स्टैंडर्ड एसेट होना चाहिए। और अब 30 अप्रैल 2020 ये जो तारीख है उस दिन आपका जो लोन है वो एनपीए या फिर एसएमए 2 कैटेगरी में, यानी एनपीए की ये कैटेगरी है जिसमें एसएमए 2 ये एक कैटेगरी है जिसमें 90 to 120 डेज़ का एक क्राइटेरिया रहता है। तो एसएमए 2 या फिर एनपीए कैटेगरी आपकी 30 अप्रैल 2020 को होनी चाहिए, यानी आपका लोन 30 अप्रैल को एनपीए कैटेगरी में होना चाहिए। और लेकिन 31 मार्च 2018 ये जो डेट है उस दिन आपका स्टैंडर्ड एसेट होना चाहिए, यानी एनपीए नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों जो डेट्स है ये कंसिडर करने की आवश्यकता है। और एक इसमें कंडीशन है कि 2018-19 और 19-20 ये जो फाइनेंशियल ईयर है दो, इसमें आपका बिजनेस ऑपरेटिंग पूरा रेगुलर होना चाहिए, यानी कहीं आपका बिजनेस स्टॉप हुआ है या फिर बंद है ऐसा इंसिडेंस नहीं होना चाहिए।
तो 2018-19 और 19-20 ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें पूरा आपका बिजनेस कंटिन्यूस चल रहा था, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा और एक कंडीशन जो कि नेचुरल है, वो है आपका जो भी बिज़नेस है वो वायबल होना चाहिए, यानी आगे जाके उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए। तो ये सब जो कंडीशंस है, ये सब बैंक पहले देखेगी। अब हम देखते हैं कि लेंडर्स यानी लोन कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये जो लोन है, ये ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है इंडिया में, ये दे सकते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यानी इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो बैंक्स है, यानी गवर्नमेंट बैंक्स या फिर प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स है, ये सब आते हैं। इसके अलावा बाद में गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन निकाल के कुछ इंस्टीट्यूट को भी ये अधिकार दे सकती है। तो आपका जो लोन है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ऑलरेडी एनपीए है, तो आप उनसे अप्रोच करके ये सब ऑर्डिनेट डेब्ट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अमाउंट कितना मिलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा लोन मिलेगा, वो जो है वो एमएसएमई बिजनेस को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके प्रमोटर जो है उनको मिलेगा। यानी प्रमोटर इन द सेंस, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जो भी प्रमोटर है उनके नाम पे ये लोन मिलेगा। और लोन की जो अमाउंट है वो 15%, 15% 15% ऑफ प्रोमोटर्स स्टेक इन द बिजनेस, इतना मिलेगा। तो प्रोमोटर का स्टेक जो है वो डेब्ट प्लस इक्विटी दोनों मिला के जो भी अगर अमाउंट होता है, उसके 15% यानी 15% आपको ये डेब्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। और उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 75 लाख्स इतनी है। तो 15% ऑफ जो प्रमोटर स्टेक वो जो है वहाँ वो कैलकुलेशन करेंगे, और दूसरा मैक्सिमम अप टू 75 लाख्स। तो ये दोनों में से जो भी कम है उतना मैक्सिमम आपको ये लोन मिल सकता है। दोस्तों, आप देखते हैं कि इसमें सिक्योरिटी का क्या प्रावधान है। तो आपने ऑलरेडी जो लोन लिया था, जो आपका एनपीए हुआ है, उसमें जो आपने कोलैटरल सिक्योरिटी दी है, उसमें बैंक सेकंड चार्ज करेगा। यानी जो ऑलरेडी सिक्योरिटी दी है उस पर सेकंड चार्ज रजिस्टर होगा। और इसमें 90% जो गारंटी है वो गवर्नमेंट से है, और 10% गारंटी प्रमोटर को लेनी है। तो इसमें एक खासियत यह है कि प्रमोटर को ये लोन मिलेगा, प्रमोटर के नाम पे एक सेपरेट लोन अकाउंट ओपन होगा, और प्रमोटर ये जो लोन है ये बिजनेस में एज ए इक्विटी इंट्रोड्यूस करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें समझने वाली यह है दोस्तों, कि जब आप एज ए प्रमोटर लोन लेते हैं और वो लोन आप अपने बिजनेस में एज ए इक्विटी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपका डेब्ट पोर्शन में इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रमोटर ने लोन लिया, वो उसने बिजनेस में डाला, और ये एक प्रमोटर की इक्विटी हो गई। यानी एक जो हम शेयर कैपिटल जैसे इक्विटी जो है, उस तरह से ये प्रमोटर की इक्विटी हो गई। तो इसमें फ़ायदा ये होगा आपको आगे जाके कि डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो आपका इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपकी इक्विटी ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रमोटर ने ये लोन इंट्रोड्यूस किया है एज ए इक्विटी। और आपका डेब्ट पोर्शन जो है वो कम रहेगा, तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो अच्छा होगा, और उसका फ़ायदा आपको आगे जाके मिल सकता है। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है इसमें क्राइटेरिया एक ऐसा दिया है कि जिन एमएसएमई कंपनीज़ का बैंक में प्रीवियस रिकॉर्ड ख़राब है, या फिर वो डिफ़ॉल्टर विलफुल डिफ़ॉल्टर है और कुछ फ्रॉड का केस है, या फिर विलफुल डिफ़ॉल्टर अगर है, यानी उन्होंने जानबूझ के लोन रिपेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में ये स्कीम उनको नहीं मिलेगी।
तो बैंक को ये पता रहता है कि कौन विलफुल डिफ़ॉल्टर है और कौन इकोनॉमिक अप डाउन्स या फिर बिज़नेस के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जेन्युइनली ये एनपीए अकाउंट हुआ है। तो दोस्तों और कुछ जो इसमें बताने वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है रीपेमेंट का पीरियड। ओके, नाउ repayment period is maximum given is 10 years। सो ये जो लोन है वो आप मैक्सिमम 10 इयर्स तक ले सकते हैं। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि 7 साल यानी 7 इयर्स तक आपको मोरेटोरियम मिलेगा। तो ये 7 साल में आप सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, आपको प्रिंसिपल का पेमेंट करना नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही अच्छा ये प्रावधान गवर्नमेंट ने स्कीम में दिया है कि मैक्सिमम आपको 7 साल का मोरेटोरियम मिलेगा। और इसमें ये 7 साल जो है इसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना है और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैक्सिमम आपका जो लोन का पीरियड है वो 10 इयर्स तक है। तो 10 साल तक मैक्सिमम आपको ये लोन रीपे करने का टाइम पीरियड दिया है। तो ये तो हुई आपको जो भी सबऑर्डिनेट डेब्ट्स के बारे में जो स्कीम है इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसकी जानकारी। अब गवर्नमेंट की तरफ से सभी बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि जो भी अभी आप अगर कोई एमएसएमई आपके पास आता है कि मुझे ये स्कीम में सबऑर्डिनेट डेब्ट चाहिए यानी ये एक्स्ट्रा लोन चाहिए और उसका एनपीए अकाउंट हो चुका था, तो बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप नया लोन जब ये देंगे उसको सब वेरिफिकेशन करने के बाद, तो ये नया लोन आपको पुराने लोन में एडजस्ट करना नहीं है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कुछ बैंक्स में ऐसा भी पाया गया है कि पुराना जो भी एनपीए अकाउंट है वो रिवाइव करने के लिए या फिर उसको यानी उसका एनपीए कैटेगरी से उसको स्टैंडर्ड करने के लिए एक नया लोन दिया जाता है और फिर वो एनपीए कैटेगरी से निकाल के नॉन एनपीए यानी स्टैंडर्ड में लाया जाता है। तो गवर्नमेंट ने बैंक्स को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जो भी स्कीम है इसमें अगर आप एमएसएमई को एनपीए अकाउंट है और उनको ये अगर लोन देते हैं एक्स्ट्रा, तो इसका अमाउंट आपको पुराने जो एनपीए अकाउंट है इसमें जमा करना नहीं है। क्योंकि क्या होगा, इसमें अगर आप बैंक अगर ये ऐसा कुछ करेंगी तो पुराना एनपीए जो अकाउंट है वो तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ये नया लोन लेके। तो ऐसा तो करना नहीं है, ये बिज़नेस को रिवाइव करने के लिए दिया है। पुराना लोन आप नया बिज़नेस जब आप स्टार्ट करेंगे, नया सब आपका ट्रांजैक्शन होगा और आपका टर्नओवर बढ़ेगा, तो दोनों लोन आप अच्छी तरह से रीपे करके दोनों लोन स्टैंडर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपके बिज़नेस के टर्नओवर के बेस पे। यानी ये बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो इस लोन का फ़ायदा लेके अपना बिज़नेस ग्रो करे, अपना टर्नओवर बढ़ाए और फिर वो एनपीए में जो अकाउंट उसका गया था वो स्टैंडर्ड में लाए। तो ये एक बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया है गवर्नमेंट ने कि इस लोन को यूटिलाइज एनपीए अकाउंट के लिए ना करे, यानी एनपीए अकाउंट में इसका अमाउंट ट्रांसफ़र ना करे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो स्कीम है इसका लाभ जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स है या फिर स्ट्रेस्ड एनपीए अकाउंट है बैंक्स में, उनको ज़रूर मिलेगा। और एक एमएसएमई को एक कुछ आशा इसमें दिख रही है कि जो भी एनपीए में अकाउंट गए हैं उनको कुछ इससे राहत मिलेगी। क्योंकि एनपीए होने के बाद आपका जो प्रोफाइल है बिज़नेस का वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। और एनपीए अगर कोई लोन अकाउंट हुआ तो नया बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस फाइल को हाथ नहीं लगाती, क्योंकि ऑलरेडी जो लोन
एनपीए में गया है, उनको फिर से कोई भी बैंक, नया बैंक या फिर वही बैंक फाइनेंस देता नहीं है। तो फिर वो सब विशियस सर्कल में एमएसएमई और बिजनेसमैन अटक जाते हैं और बिजनेस रिवाइव नहीं हो सकता। तो ये जो स्कीम है, ये उसके लिए एक सॉल्यूशन लाया है। तो कोरोना के बैकग्राउंड में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में कुछ भी और कंसल्टिंग या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस ये अगर सर्विस चाहिए तो आप हमें अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये वीडियो की शुरुआत में हमने दिखाया है। तो प्लीज़ आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए और अपना बिज़नेस का ग्रोथ एक प्लान कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।